मैंने सिर्फ स्लीपी क्लासेस फॉलो किया है ऑप्शनल के लिए और कुछ मटेरियल नहीं। मैं तो फुल थैंक करता हूँ स्लीपी क्लासेस के नोट्स का। I had referred to Sleepy Classes, that is Shekhar sir's videos on sociology. स्लीपी क्लासेस का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। Sleepy Classes. I completely relied on your channel. सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Hello everyone, my name is Prachi Pawar. This year I have secured All India rank 59 in UPSC CSC examination. I belong to मेरठ, उत्तर प्रदेश। मैंने अपनी स्कूलिंग 10th और 12th ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से मेरठ से ही करी है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। देन आई परस्यूड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द सेम डिसिप्लिन फ्रॉम मेरठ एंड आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड UGC नेट दिस ईयर इन द सेम डिसिप्लिन। स्टार्ट करूँगी मैं अपनी जर्नी से, सी सेट की मैंने कैसे प्रिपरेशन करी और मेरा क्या रहा था। तो दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट। मैं अपने पहले और दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाई थी प्रीलिम्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं ऑल्दो पढ़ी ही नहीं थी, बट सेकंड अटेम्प्ट में आई गिव इन द आवर्स, आई गिव इन द हार्ड वर्क, बट मेरा सी सैट और GS1 और GS2 दोनों ही क्लियर नहीं हुआ था। तो वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई 3rd अटेम्प्ट मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जिससे मेरा अटेम्प्ट 3rd और अटेम्प्ट 4th में सी सेट क्लियर हुआ है एंड विद गुड मार्क्स। दोनों में 95 प्लस आए। फॉर एग्जाम्पल 3rd अटेम्प्ट में मेरे 98 मार्क्स थे अराउंड, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इस बार मेरे 4th अटेम्प्ट में मेरे 118 मार्क्स आए हैं। सो सबसे पहले मुझे लगता है सी सैट के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ध्यान नहीं देते हैं। एंड आई बिलीव कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आपके 50 to 55 मार्क्स इजीली स्कोर हो सकते हैं। आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है एंड यू आर गुड टू गो। फॉर एग्जाम्पल हु आर बिगनर्स, जो इन्होंने अभी बिल्कुल अपनी सी सेट की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, उनको मैं बोलूंगी कि पहले आप एक प्रीवियस ईयर पेपर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करके देखिए। मैक्सिमम 27 to 28 होते हैं एंड सी आपके कितना स्कोर बैठ रहा है। इफ इट्स 50 प्लस, इफ यू आर स्कोरिंग 50 प्लस देन देयर इज नो इशू, आप इजीली आप कर सकते हो। बट आई वुड से कि 55 तो एटलीस्ट आने ही चाहिए। सो देन व्हाट, इट्स अ मैटर ऑफ मोर 10 to 15 मार्क्स अपने लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट वाली सेक्शन से। अगर आपके 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो इट्स गुड, बट अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, क्योंकि आपका एक पार्ट तो एटलीस्ट स्ट्रांग होना ही चाहिए। उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि PYQs को आप सॉल्व कीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, सिर्फ PYQs, बिकॉज जो कोचिंग इंडस्ट्री के जो भी टेस्ट पेपर्स होते हैं वो UPSC के लेवल को मैच नहीं कर पाते, या तो बहुत ही ज्यादा हार्ड बना देते हैं एकदम कैट लेवल के, या बिल्कुल ही छोटे, बहुत छोटे लेवल के। तो जो UPSC का लेवल है आई बिलीव वो UPSC के पैटर्न सॉल्व करके ही हो पाएगा। तो आई वुड से कि एटलीस्ट आप 2018 या 17 से PYQ सॉल्व करिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। एंड एक बार आपने सॉल्व कर लिए तो आप अपनी मैच की आंसर की से विच आर प्रोवाइडेड बाय UPSC एंड देखिए आपके कौन से क्वेश्चंस राइट जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग जा रहे हैं। एंड जिन क्वेश्चंस आपके रॉन्ग जा रहे हैं ना, उनके साथ स्पेंड टाइम विद दोस क्वेश्चंस एंड देखिए कि just try to be in the UPSC examiner's shoes and see why the option that you chose was not correct and why the UPSC's option is correct. तो because questions इस तरीके से आ रहे हैं which are very open ended. For example कि inference बताइए कि what is the inference that can be drawn, what is the message that is given in the comprehension. तो if you see कि चारों options एक कहीं ना कहीं तरीके से fit होते ही हैं, चारों options का correct answer हो सकता है, but हमें देखना है कि UPSC ने इसका आंसर क्या दिया है। तो UPSC ने जो अपना आंसर दिया है, आप थोड़ी उस पर अपना एप्टीट्यूड डेवलप करिए, उस पर दिमाग लगाइए कि क्यों UPSC ने ये वाला आंसर दिया है और मेरा ये वाला क्यों हुआ है। एंड मेक अ शीट, एक सेपरेट शीट बनाइए आप अपने सी सैट के लिए एंड उसमें अपनी गलतियां लिखिए कि फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने एनालिसिस किया, बिकॉज आई बिलीव कि जो एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत कुछ एनालिसिस किया था अपना, तो आई सॉ कि जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्ड्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा या तो इस साइड होता है या इस साइड होता है कि इट इज द ओनली वे करके, या इट अल्टीमेटली लीड्स टू दिस। तो ये बहुत ज्यादा जो एक्सेसिव वर्ड्स बहुत यूज होते हैं तो हमेशा वो गलत होते थे।
रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में. देन फॉर एग्जाम्पल इफ अ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल वो वाटर के बारे में बात कर रहा है कि वाटर एफिशिएंसी वाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड देन इज टॉकिंग अबाउट डैम्स. ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा वो सिर्फ वाटर के बारे में बात कर रहा है, देन द सेकंड ऑप्शन विल टॉक अबाउट डैम. एक थर्ड ऑप्शन आप देखोगे कि बहुत न्यूट्रल सा कुछ वैल्यू बेस्ड लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मोर ऑफन देन नॉट दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट. सो दिस इज द एनालिसिस दैट यू हैव टू डेवलप इन द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. अब देखिए और अपना डेवलप करिए. मैंने एक और चीज नोटिस करी है, जैसे जो हम एप्टीट्यूड GS1 में लगाते हैं वही GS2 में लग सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं भी लग रहा है कि जैसे ओनली वाली स्टेटमेंट्स होते हैं GS1 में कि दिस इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल, फॉर एग्जाम्पल GS1 में होता है. तो ये वाली जो ट्रिक्स होती हैं एक्चुअली CSAT में भी लगती हैं. आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हु डोंट इवन रीड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सिर्फ वो डायरेक्ट ना सॉल्व कर लेते हैं. मैं अपना एनालिसिस एप्टीट्यूड डेवलपमेंट जो उन्होंने डेवलप किया होता है, आई वुड नॉट सजेस्ट दैट ऑब्वियसली, स्पेशली फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट वाली पीपल, बट आई वुड से कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आप ये सब लगाइए. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टॉक इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इज यू डोंट चूज द राइट ऑप्शन. आपको रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है और जो बाकी में जो आपका ऑप्शन बचे दैट इज द करेक्ट आंसर. आप समझ रहे हो? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो स्टेटमेंट्स तो यूजुअली गलत होती है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव या आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती हैं विच आर वेरी रैंडम, तो वो गलत हो जाती हैं. और जो दो हैं तो आपको उसमें देखना है. एंड अगेन जो आपने वो एप्टीट्यूड डेवलप किया है उन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ टाइम स्पेंड करके, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू पता लगाने के लिए कि जैसे बहुत वैल्यू बेस्ड कोई है या कोई अच्छी सी कोई नॉर्मल सी बात कर रहा है तो वो यूजुअली आंसर होता है ना. So now after reading comprehension, then I would go to the other parts which are quant and logical reasoning. So as I said कि अगर आपका reading comprehension sorted हो गया है तो then it's a matter of 15 to 20 marks. मतलब 20 marks में बहुत ही ज्यादा बता रही हूँ, 15 to 20 marks का है, and which can be easily done by picking the right questions. अगर आप 7 से 8 क्वेश्चंस अगर राइट पकड़ ले विदाउट एनी मिस्टेक तो आपका इजीली CSAT क्वालिफाई हो जाएगा. तो उसके लिए आई वुड से कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनको आप देखिए. फॉर एग्जांपल क्वांट सेक्शन में जो टॉपिक्स है बहुत इजी वाले, जैसे एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया, अलजेब्रा हो गया, तो टाइम एंड वर्क हो गया. तो दीज आर द टॉपिक्स बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स है. हर साल एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता ही है, हर साल एक अलजेब्रा वाला कि सपोज योर फादर्स एज इज दिस, ये वाले क्वेश्चंस हमेशा होते हैं. देन उसके बाद आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं जो आप इजीली कर सकते हो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज माय एनालिसिस कि लास्ट 2 से 3 साल में नंबर सिस्टम जो एक टॉपिक है उसका जो वेटेज है इन द ओवरऑल क्वांट सेक्शन हैज इंक्रीज. आई वुड से कि एटलीस्ट 60% क्वेश्चंस ना नंबर सिस्टम के ही आते हैं. और स्पेशली मैंने ये देखा है कि जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन तब हमारा दिमाग वैसे भी बहुत चलता नहीं है ज्यादा, तो उस समय ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लगते हैं. कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन कि ये 3 का मल्टीपल है, व्हाट देयर आर सम मिसिंग नंबर्स, कुछ एडिशंस दे रखे हैं 2 नंबर्स की एंड देयर आर लाइक सम मिसिंग नंबर्स. सो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस. अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स और जो भी ये सारी चीजें हैं आपने अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर ली तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी. तो मैं यही बोलूंगी कि PYQs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. उससे आपका मैप हो जाएगा कि कितना आपको करना है और कितना नहीं करना. देन अगेन फिर लॉजिकल रीजनिंग में बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है. जैसे कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन आता है, अगर आपने कुछ ही टाइप्स हैं अगर वो आपने अच्छे से कर ली बाय मैपिंग PYQs तो वो आपका सॉर्टेड है. उसके बाद आपके ब्लड रिलेशन का एक हमेशा क्वेश्चन आता है, वो भी सॉर्टेड अगर आपने कर लिया. देन डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आता है. तो अगर आपने ऐसे इजी जो टॉपिक्स हैं उनको मैप कर लिया एंड सब वही अटेम्प्ट कर लिए तो मुझे लगता है कि 66 मार्क्स की कट ऑफ को पार करना इजी है. तो नाउ विल टॉक अबाउट माय एग्जाम स्ट्रैटेजी कि मैं कैसे अटेम्प्ट करती थी. एंड अगर आपको इससे अगर कुछ भी बेनिफिट मिले टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट दो, कि सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है एंड सबका अपना होता है. तो फॉर इन माई अटेम्प्ट इन 3rd and 4th बोथ, सबसे पहले मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करती थी. मैं एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स में सॉल्व करने का ट्राई करती थी कि एटलीस्ट जिससे मेरा 1 hour और 15 मिनट्स अपने मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग पार्ट के लिए रह जाएं, बिकॉज मैथ्स टेक्स टाइम. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अगर आपका वो एप्टीट्यूड डेवलप हो गया तो उतना टाइम नहीं लगना चाहिए.
तो एज सुन एज द पेपर वॉज गिवन मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सॉल्व करना स्टार्ट कर देती थी। एटलीस्ट जब तक वो बेल बजती थी मैं 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के सॉल्व कर चुकी होती थी। सो आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम देयर। सो ट्राई टू डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इन 45 मिनट्स। अगर 45 मिनट्स नहीं तो एटलीस्ट 50 मिनट्स, बट इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। 50 मिनट्स में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारे कर लीजिए एंड उसके बाद बबल्स भर लीजिए। तो एटलीस्ट यू विल बी सॉर्टेड विद 27 to 28 जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, एंड इट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड कि चलो मैंने इतना पार्ट 1/3 अपना पार्ट तो कंप्लीट कर ही लिया। एंड बाकी जो 1 hour 15 मिनट्स है उसमें आपको इजी क्वेश्चंस टारगेट करने हैं जो लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट के हैं। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है, फिर सेकंड क्वेश्चन और मे बी थर्ड क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है, फिर 11th 12th 13th क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है, देन सेम 21 22 23 31 32 33 41 42 43 सो एंड सो फोर्थ। सो जब मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फर्स्ट पेज पे होते थे मैं सॉल्व कर लेती थी। एंड व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द 11th 12th एंड 13th रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें मैं क्या करती थी, बीच में जो भी लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट के जो क्वेश्चंस होते थे उन पे मैं टिक लगा लेती थी जो भी मेरे एरिया में पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट यूज टू रीड द होल क्वेश्चन, मैं सिर्फ ऊपर से स्किम कर लेती थी कि अच्छा ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लग रहा है, अच्छा ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लग रहा है विच आई कैन इजिली डू, सिर्फ ऊपर से। तो जब मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व किया एंड व्हेन आई वाज टर्निंग माय पेजेस टू द 11th 12th 13th रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो बीच में अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिला तो आई यूज्ड टू पुट अ सर्कल, जिससे मेरा टाइम वेस्ट, जब मेरे पूरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो मुझे फिर वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा देखने के लिए कि कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं कौन से क्वेश्चन नहीं करने। आई कैन डायरेक्टली मूव टू दोस क्वेश्चन जिन पे मैंने सर्कल लगाया एंड आई कैन स्टार्ट सॉल्विंग देम। बिकॉज मुझे लगता है कि सीसैट का पेपर इतना हार्ड नहीं है क्योंकि इट्स अ मिक्स, कि उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इजी क्वेश्चंस भी हैं। द चैलेंज इज टू फाइंड द राइट क्वेश्चंस। अगर आप राइट क्वेश्चंस को पकड़ के सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत इजीली हो जाता है। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी। अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो आप ये भी स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। अगेन तो फिर जैसे मैंने मार्क करे, फिर मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 11 12 13 सॉल्व किया। तो 11 12 13 मैं सॉल्व करती थी। व्हेन आई वाज मूविंग टुवर्ड्स 21 22 23 क्वेश्चन, तो बीच में अगर मुझे कुछ दिखता था लॉजिकल रीजनिंग का, अच्छा डायरेक्शन का क्वेश्चन ऊपर से दिख रहा है मुझे, या कोडिंग डिकोडिंग का या नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो मैं उस पर सर्कल लगा लेती थी। तो ऐसे ही मैं सॉल्व करती थी। फिर जब मेरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरे हो गए, आई यूज्ड टू, फिर मैं और क्वेश्चन कोई देखती ही नहीं थी। जिसमें भी सर मैंने सर्कल्स लगाए हुए थे तो सबसे पहले मैं सिर्फ उन्हें सॉल्व करने लगती थी। और उसमें भी मैं ये करती थी कि जैसे मैंने 2-3 पेजेस के सर्कल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सॉल्व करके एकदम मैं बबल भर लेती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम ना रहा बाद में एंड हबड़ा गबड़ी में अगर मैंने बाय चांस गलत बबल भर लिया, तो उससे बेटर है कि आप 2-3 पेजेस के आपने सॉल्व कर लिए तो ये साथ के साथ अपने बबल्स भर लीजिए। तो ऐसे मोस्टली प्रोबेबली अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपके आराम से मेरे तो एटलीस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस हो जाते थे सॉल्व। एंड अगर आपके 45 क्वेश्चंस अराउंड सॉल्व हो रहे हैं, आई वुड से कि आप यू आर इन अ सेफ स्पेस। क्योंकि जिन लोगों के 70+ भी थोड़े मार्क्स आते हैं वो भी थोड़े डोलड्रम में रहते हैं, बिकॉज क्योंकि आंसर कीज कोचिंग्स की वेरी करती है एंड इट डज नॉट गिव यू पीस ऑफ माइंड। सो आई वुड से कि अगर आपकी अच्छी एक्यूरेसी है तो आपने अगर 40 to 45 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो आई थिंक इट विल बेनिफिट यू। मतलब तो आप सेफ स्पेस में कि आपके एटलीस्ट 90+ मार्क्स तो आने हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपने इजी क्वेश्चन टारगेट कर दिए तो इतना हार्ड नहीं है वैसे 90+ स्कोर करना। नाउ आई ऑल्सो बिलीव कि सीसैट या प्रीलिम्स वाले दिन आपका जो राइट माइंडसेट अगर नहीं है तो वो बहुत सारी चीजें हैम्पर कर सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि मेंस में 5-6 दिन होते हैं आराम से। अगर बाई चांस आपका ऐसे पेपर बिगड़ गया या कोई पेपर बिगड़ गया तो यू हैव टाइम, यू हैव स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन अदर पेपर्स। बट अगर प्रीलिम्स में आपका एक भी पेपर खराब हो गया, GS1 या GS2, तो वही पेपर आपके लिए, आपका पूरा पेपर खराब ही हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई। तो उसके लिए मुझे लगता है कि राइट माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने दिमाग को बहुत ज्यादा उस दिन शांत रखने की कोशिश करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी आपकी प्रिपरेशन एक तरफ और डे पे आपका माइंडसेट कैसा है वो एक तरफ। बिकॉज बहुत सारे लोग कितना भी प्रिपेयर करके जाएं, और सीसैट पेपर स्पेशली 2 साल से इतना अनप्रेडिक्टेबल आ रहा है कि लोग डर जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आई हैव टॉक टू माय फ्रेंड्स, दे वर सेइंग कि यार ये वाला पेपर तो इजी था, मैंने घर पे सॉल्व किया तो बिल्कुल आराम से हो गया। वो एग्जाम में क्योंकि हम डर जाते हैं पेपर देख के, तो वो नहीं रखना है। जस्ट बिलीव कि यूपीएससी ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर होगा, इजी क्वेश्चंस होंगे, बट यू जस्ट हैव टू स्टे काम।
अगर मैं अपना ही बताने लगूं तो मेरा पेपर मेरा सी सेट था, एंड एज आई टोल्ड कि मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करके आई यूज टू सी बीच में कोई अगर लॉजिकल रीजनिंग का या क्वांट का कोई इजी क्वेश्चन है तो आई यूज टू सर्कल। तो मैंने 2-3 पेज निकाल दिए, मुझे आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन मिले थे जो सॉल्व करने वाले थे। और कोई और इंसान होता तो शायद घबरा जाता कि अब कैसे सॉल्व करना है, या डर जाता। और अगर जो इंसान डर गया उसने अपना, मान लो कि पेपर अपना वहीं खराब कर लिया, बट आई स्टेड काम। आई सेड टू माई सेल्फ कि ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे। एंड स्पेशली यूपीएससी करता है कि लास्ट में सी सेट में ना इजी क्वेश्चंस देता है, जिससे लोग अपना टाइम वेस्ट कर दे फालतू क्वेश्चंस, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने के लिए, स्पेशली नॉन IITians स्पेशली डू दिस मिस्टेक। तो मैंने देखा कि जब बीच में फर्स्ट और 10th क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन नहीं मुझे मिला, फिर 11th to 20th में देखा मैंने एक क्वेश्चन या शायद एक क्वेश्चन मिला होगा, तो मैंने लास्ट से क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने स्टार्ट करे, बिकॉज लास्ट में इजी क्वेश्चंस थे एंड आई टारगेटेड दोज क्वेश्चंस। तो जब मैंने धीरे धीरे सॉल्व किए तो बहुत इजीली लास्ट से हो रहे थे सॉल्व, एंड दिस टाइम एक्चुअली आई कुड सॉल्व मोर देन 52+ क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चंस टारगेट करने से इजीली हो जाता है। तो मुझे लगता है ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप PYQs को अच्छे से मैप करेंगे और सिर्फ PYQs ही सॉल्व कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैंने PYQs को ही सॉल्व किया था पूरे टाइम। मैंने एटलीस्ट 2018 से एटलीस्ट 5 से 6 बार मैंने सॉल्व करे हैं PYQs टिल 2024। एक बार मैंने ईयर वाइज सॉल्व कर लिया, फिर एक बार मैंने टॉपिक वाइज, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ नंबर सिस्टम कर रही हूँ तो सिर्फ नंबर सिस्टम्स के मैंने PYQ सॉल्व कर लिए, कोई LCM या HCF टॉपिक कर रही हूँ तो सिर्फ उसके सॉल्व कर लिए, फिर सिर्फ एक साल के सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ एक बार RC सॉल्व कर लिए, फिर एक बार फिर से मैंने पूरा पेपर ईयर वाइज सॉल्व कर लिया। तो अगर मैंने सिर्फ 2 ही टेस्ट दिए थे, इस वाले अटेम्प्ट में तो मैंने एक भी नहीं दिया, पिछले वाले 2024 में मैंने सिर्फ 2 टेस्ट दिए थे, जस्ट टू सी कि मेरा टाइम फ्रेम में हो रहा है पेपर कंप्लीट एंड टू इम्प्लीमेंट माई स्ट्रैटेजी। तो आई वुड से कि जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट हैं या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको लाइक 10 पेपर से ज्यादा तो नहीं देने चाहिए, इट्स मोर देन इनफ। आप अगर 5-6 भी दे लेंगे, कोई भी अच्छी कोई कोचिंग का जो थोड़ा मैच करता हो यूपीएससी के लेवल को, आप अपने आप देख के उसे घर पे आराम से लगा सकते हैं उस पेपर को। एंड अपनी जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई हो, मे बी आप इसको मॉडिफाई करना चाहो या अपना इनपुट डालना चाहें, तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है एक बार उसे अप्लाई करके देख लीजिए 3-4 पेपर में कि सही बैठ रही है नहीं, एंड हाउ मच यू आर स्कोरिंग। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये वाली स्ट्रैटेजी मेरे लिए बेस्ट है एंड मैं इस स्ट्रैटेजी को अपने एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकता हूँ। एंड अब मैं इस बारे में भी बात करना इंपॉर्टेंट है कि जब आपका GS1 पेपर हो जाए उसके बाद आपको कैसे कंडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय धूप बहुत होगी, गर्मी बहुत होगी। आपका 24 मई को पेपर है, बहुत ज्यादा उस समय गर्मी होती है एंड यू हैव टू स्पेंड 2 to 3 hours इन सन। तो जब आप अपना पेपर कंप्लीट करके आए, पहले तो शांत हो जाए, अपना GS1 का जो पेपर है डिस्कस मत करें किसी से, क्योंकि दिमाग खराब हो जाएगा उसको करके अगर बाई चांस ऊपर नीचे हो गया आपका पेपर, एंड इट विल इम्पैक्ट योर सेकेंड पेपर। तो कोई डिस्कशन किसी से नहीं करना है, आराम से शांति से पहले पानी पीजिए, अपना कुछ लाइट फूड खाइए, ज्यादा ऑयली फूड आई वुड नॉट प्रेफर, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता, ऊपर से बहुत गर्मी बहुत है। तो कोई अच्छा सा जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड है आप उसे खाइए, आराम से थोड़ी देर रेस्ट लीजिए, थोड़ा अपना दिमाग को शांत करिए। उसके बाद जब आपने शांत हो गए हैं, आपने प्रॉपर रेस्ट ले लिया है, उसके बाद अगर आप चाहें तो आपने जो नोट्स बनाए हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के, जो आपके फॉर्मूलाज हैं, आपने जो कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, आप उनको उस समय रिवाइज कर सकते हैं 1-2 घंटे के लिए। मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप वीडियोस देखें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आप 1 साल में आपने नहीं किया है तो उस समय अगर आप अपने आप को ज्यादा बर्डन देंगे तो इट कैन इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो मैं वीडियोस देखना कि एनालिसिस वीडियो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं या क्लिक बेट वीडियोस देखना मैं नहीं प्रेफर करूंगी। बस यही है कि जो अभी आपने नोट्स बनाए हो थोड़े बहुत, आप उनको अच्छे से रिवाइज करीजिए। और एक और चीज आप कर सकते हैं कि जब आपके पास वो बीच में जो फ्री टाइम होगा उसमें आप 1-2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर के, और जिनके आपको आंसर पता, कोई रैंडम नहीं, जिससे क्योंकि एकदम से दिमाग उस मोड में नहीं होता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में, एकदम ब्रेन डेड होता है जब एकदम थक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ, सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैं CSAT का पेपर मेरे सामने खुला, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रही थी और आई कुड नॉट प्रोसेस इट। मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, मुझे 2 मिनट लग गए, 3 मिनट लग गए पढ़ने में, और मुझे स्टिल समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है, बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट माइंड सेट ऑफ सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि बिल्कुल उस समय ब्रेन डेड था, गर्मी ऊपर से होती है, पंखे चलते नहीं है, ऊपर से प्रेशर ऑफ सिटिंग इन एन एक्चुअल एग्जामिनेशन वो अलग।
तो मैं इसके लिए बोलूंगी कि जो आपके पास टाइम है अपने फॉर्मुलाज रिवाइज कर लीजिए और 2-3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लेना, और जिनके आपको आंसर्स ऑलरेडी पता है, जस्ट टू बी इन दैट माइंडसेट कि आपके पास एकदम पेपर आए और आपका दिमाग एकदम से चर्न करना स्टार्ट कर दे कि अच्छा अब ये करना है। इन द लास्ट मैं यही बोलूंगी कि भागवत गीता में स्थित प्रज्ञ नाम का एक शब्द है, जिसका मतलब ये है कि आपको अपना दिमाग बिल्कुल शांत रखना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, चाहे एक्सटर्नल केओस आए, आपको इंटरनली बैलेंस रहना है। और इसका यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशनल वैल्यू है, एंड स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि आप इस दिन, मोर स्पेसिफिकली मैं इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ कि आपका इस दिन आपका स्थित प्रज्ञ दिमाग है तो आप ये पेपर इतना हार्ड नहीं होता, बस आपको दिमाग अपना कूल रखने की जरूरत है। जस्ट स्टे काम, स्टे ग्राउंडेड एंड आराम से पेपर करिए जितना आपने किया है, रेस्ट लीव इट टू द यूनिवर्स। I also want to thank DKT for giving me this opportunity to share my CSAT strategy.